Hello students, how are you all? I hope you all are fine and enjoying your lockdown. So in the last lecture we have been talking about the centrosome and the centrioles. So today we have talking about the structure and function of cilia and flagella. And cilia and flagella both are similar in structure, but the main difference in between them, cilia and flagella, is the shape. Whereas the cilia are the smallest and the flagella are the longest one. So today we have been talking about the cilia and flagella structures and also their functions. तो आज इसी के साथ हम बात करते हैं सीलिया फ्लैजिला के बारे में बात करेंगे, साथ ही साथ देखेंगे कि सीलिया और फ्लैजिला पाए कहां जाते हैं, कहां ये प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा अगर अपन देखें कि सीलिया कितने टाइप्स के होते हैं, फ्लैजिला कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है, कौन कौन से उसके टाइप्स होते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं इनके और इनकी स्ट्रक्चर क्या होती है, इसी के आधार पर आज अपन सीलिया फ्लैजिला दोनों ही देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। So both are similar in structure, both are similar structure। मैंने बताया था आप लोगों को ये सिमिलर होते हैं स्ट्रक्चर के अंदर, क्योंकि सीलिया छोटे होते हैं और अगर एक सेल के अंदर अगर देखें अपन तो इनके जो नंबर ऑफ होते हैं वो क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। नंबर काउंट जो होता है वो ज्यादा होता है, मेरे जो फ्लैजिला लॉन्ग होते हैं, इनका नंबर काउंट क्या होता है, कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट है साइज ऑफ सीलिया इज 5 to 10 म्यू, व्हेरेज साइज ऑफ फ्लैजिला इज 100 to 150 म्यू। तो देखिए लगभग इससे कितना टाइम्स ग्रेटर है, ये काफी छोटे होते हैं, जबकि ये क्या होते हैं इसकी तुलना में काफी ज्यादा बड़े होते हैं। बैक्टीरियल सेल के अंदर हमने आपको बार बार बताया है कि ये बैक्टीरियल सेल है, इसकी सेल्स के ऊपर ये सीलिया लगे रहते हैं, यहीं से कोई एक आधा फ्लैजिला इस तरह से लगा हुआ रहता है। क्लियर? तो देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन आर आल्सो सिमिलर। देखिए इनके स्ट्रक्चर और फंक्शन क्या है, सिमिलर ही है। सिमिलर स्ट्रक्चर फंक्शन क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट काम है मूवमेंट का। किसका काम है, मूवमेंट का। देखिए कि पैरामीशियम जब चलता है तो पैरामीशियम की बॉडी सरफेस के ऊपर क्या है, ये पाए जाते हैं। तो वो जब चलता है तो वो चलेगा, तो किसकी सहायता से चलता है, वो चलता है सीलिया की सहायता से। किसकी सहायता से चलता है, सीलिया और फ्लैजिला की सहायता से चलता है। उसकी बॉडी सरफेस के ऊपर सीलिया पाए जाते हैं। तो सीलिया और फ्लैजिला क्या करते हैं, मूवमेंट के अंदर एक तो पार्टिसिपेट करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट। दूसरा ट्रैप, पकड़ना, किसी भी चीज को पकड़ने के लिए। देखिए क्योंकि छोटे छोटे फाइबर्स लाइक स्ट्रक्चर होती है, छोटे छोटे फाइबर लाइक स्ट्रक्चर जो होगी तो वो क्या काम करेगी, छोटे छोटे फाइबर लाइक स्ट्रक्चर वो करेगी, उसके अंदर किसी न किसी चीज को, कोई भी ग्रेन्यूल्स है या कोई भी उनका फूड पार्टिकल्स है, उसको ट्रैप कर लेगी। ठीक है, या डस्ट पार्टिकल्स को भी ट्रैप करने के काम में ये आती है। नेक्स्ट, प्रेजेंट ऑन बोथ प्लांट एंड एनिमल, सभी प्लांट और एनिमल दोनों के अंदर पाई जाती है। जैसे इंपॉर्टेंट अगर अपन देखें एग्जांपल, तो बॉडी सरफेस के ऊपर तो पैरामीशियम, यूगिना, बेलेंडिडियम, बोर्सिटेला, इनकी बॉडी सरफेस के ऊपर क्या है, ये पाई जाते हैं। इनकी बॉडी सरफेस के ऊपर पाए जाते हैं और किस काम में, अधिकतर काम में आते हैं, ये मूवमेंट के और फूड को ट्रैप करने के लिए काम में आते हैं। स्पंज की कोइनोसाइट सेल्स होती हैं, जब आपको स्पंज पढ़ाएंगे उसके अंदर बताएंगे कोइनोसाइट्स क्या होते हैं। तो स्पंज की जो कोइनोसाइट सेल्स होती हैं उनके अंदर क्या होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है ऑन द इंटरनल सरफेस ऑफ एक्सक्रीटरी सेल्स। एक्सक्रीटरी सेल्स जो होती हैं उनकी जो इंटरनल सरफेस होती है, एक्सक्रीटरी सेल्स की जो इंटरनल सरफेस होती है उसके अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। जूस्पोर्स एंड इन गैमेट्स, देखिए जूस्पोर क्या है, जूस्पोर्स भी एज ए गैमेट काम करते हैं और गैमेट्स के अंदर भी क्या होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं। क्या, सीलिया और फ्लैजिला। नेक्स्ट ऑन द स्पर्म ऑफ ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स। देखिए ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स जो प्लांट्स हैं अपने पास में, इनके अंदर भी ये प्रेजेंट होते हैं। जो इसके रूप में इन द स्पर्म ऑफ, उसके स्पर्म के रूप में, उसके स्पर्म के अंदर प्रेजेंट होंगे। और अगर उसके स्पर्म के अंदर प्रेजेंट है तो आपको पता है स्पर्म कैसा होता है, मोटाइल होता है। तो स्पर्म को चलाने के लिए, मोटिलिटी प्रोवाइड करने के लिए क्या प्रेजेंट होते हैं, सीलिया और फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है सीलिया डूइंग बोथ टाइप ऑफ मूवमेंट। देखिए दो प्रकार की मूवमेंट है यहाँ पे, सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस। सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस का मतलब हो गया कि सिंक्रोनस का मतलब हो गया एक ही डायरेक्शन के अंदर। एक ही डायरेक्शन का मतलब हो गया कि जैसे मानिए कि अगर कोई चीज चल रही है ना, तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर सीलिया या फ्लैजिला लगे हुए हैं, तो जब अपन यूं चल रहे हैं तो ये एक ही डायरेक्शन के अंदर क्या होता है, इस तरह का फ्लो शो करते हैं, एक ही डायरेक्शन के अंदर। ठीक है, तो इसको बोलते हैं अपन सिंक्रोनस डायरेक्शन या सिंक्रोनस मूवमेंट। वेयर एज एन एसिंक्रोनस मूवमेंट क्या होता है
कि ये कैसी भी शो कर सकते हैं, दोनों अपोजिट हो जाएगा सिंक्रोनस का। मतलब ये अगर इधर की साइड जा रहे हैं कि इनकी सीलिया की जो मूवमेंट है वो इस साइड है, तो ऐसा हो सकता है कि इस साइड वालों की इस साइड है, नीचे वालों की साइड इस साइड है, या इधर भी इनके ऊपर अपोजिट हो सकता है, उसको बोलते हैं एसिंक्रोनस। तो ये दोनों प्रकार की मूवमेंट मतलब इन ए सेम डायरेक्शन, इसका मतलब हो गया इन ए सेम डायरेक्शन, और इसका मतलब सेम डायरेक्शन में ना होकर के अलग अलग डायरेक्शन का हो जाएगा। तो एसिंक्रोनस सिंक्रोनस मूवमेंट इसको अपन बोलते हैं। नेक्स्ट है, क्लियर है सिंक्रोनस है सिंक्रोनस। नेक्स्ट, सीलिया आर द मेनली ऑफ टू टाइप्स। देखिए स्टीरियोसिलाई और काइनोसिलाई। अब स्टीरियोसिलाई और काइनोसिलाई क्या होते हैं, ये लोकोमोटरी के आधार पर डिपेंड करते हैं कि इनके अंदर मूवमेंट होती है या नहीं होती है। तो चलिए इनको देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में है सीलिया और फ्लैजिला के टाइप्स। तो हमारे पास में फर्स्ट है स्टीरियोसिलाई। क्या है, स्टीरियोसिलाई, और दीज आर द नॉन लोकोमोटरी साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस। देखिए कि नॉन लोकोमोटरी का मतलब हो गया कि इनके अंदर मोटिलिटी नहीं पाई जाती है, ये एक जगह पर अपने स्थान पर ही प्रेजेंट होती हैं। साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस का मतलब हो गया कि साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट क्या है, प्रोसेस का मतलब ये हो गया कि इस प्रकार से अगर आपको कोई स्ट्रक्चर नजर आए ना, उसको प्रोसेस बोलते हैं। प्रोसेस अपन किसी चीज को फर्दर आगे प्रोसीड करने के लिए भी बोलते हैं, लेकिन प्रोसेस का मतलब यहाँ पर कोई अपने पास में इस प्रकार की जो स्ट्रक्चर होगी उसको भी अपन प्रोसेस बोल सकते हैं। जैसे न्यूरॉन की स्ट्रक्चर के अंदर प्रोसेस ही है, वो डेंड्राइट्स, डेंड्रोन है ना, तो वो सारी चीजें प्रोसेस के अंदर काउंट होती हैं। इट इज मेड अप ऑफ 3000 एक्टिन फाइबर्स व्हिच आर अरेंज्ड इन लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन। क्या, स्टीरियोसिलाई लगभग 3000 एक्टिन फाइबर्स के बने होते हैं। मसल्स के अंदर पाई जाती है एक्टिन मायोसिन है ना, तो वही एक्टिन फाइबर्स यहाँ पर प्रेजेंट है। लगभग 3000 एक्टिन फाइबर्स आर प्रेजेंट, जो कि लॉन्गिट्यूडिनल मतलब इस प्रकार से अरेंज होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट वी हैव द काइनोसिलाई। काइनोसिलाई क्या है अपने पास में, सीलिया के दूसरे स्ट्रक्चर है, दूसरा टाइप है। दीज आर द लोकोमोटरी इन नेचर लिटिल लॉन्गर देन स्टीरियोसिलाई। ये लोकोमोटरी होती है नेचर के अंदर, दूसरा कि किससे, लिटिल लॉन्गर होती है किससे, स्टीरियोसिलाई से। स्टीरियोसिलाई की तुलना में थोड़ी सी बड़ी होती है, और दूसरा कैसी होती है, लोकोमोटरी होती है। आपको ये ध्यान रखना है कि ये कैसी होती है, नॉन लोकोमोटरी होती है। ये कैसी है भाई आपकी, नॉन, और ये कैसी है, लोकोमोटरी। इट इज क्लियर, काइनो लोकोमोटरी और स्टीरियो नॉन लोकोमोटरी, बस इतना आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, फ्लैजिला के अपने पास में दो प्रकार हैं। फ्लैजिला कौन कौन से हैं, तो व्हिप्लैश और एक है टिंसल। व्हिप्लैश को अपन स्मूथ या नेक्ड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्मूथ नेक्ड। देखिए स्मूथ को भी आपको पता चल रहा है कि स्मूथ मतलब बिल्कुल स्मूथ है, इसके ऊपर कोई भी चीज, जैसे ये स्मूथ है एकदम, ऐसे ही वो स्मूथ है, इसके ऊपर कोई भी चीज प्रेजेंट नहीं है। नेक्ड आपको पता है कि कोई चीज प्रेजेंट ही नहीं है तो ऑटोमेटिकली नेक्ड हो जाएगा। टिंसल, देखिए फर्स्ट अपन बात करते हैं व्हिप्लैश के बारे में। आल्सो नोन एज नेक्ड स्मूथ। क्यों बोलते हैं, बिकॉज इट डू नॉट हैव लेटरल हेयर्स और फ्लीमर्स ऑन इट। ये देखो यहाँ पर डायग्राम बना रखा अपन ने कि जिस के ऊपर अगर अपन बात करें, जिस ये अपने पास में फ्लैजिला के ऊपर, जिस फ्लैजिला के ऊपर क्या है, ये फ्लीमर्स पाए जाएंगे। फ्लीमर्स एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, तो ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, तो ऑब्वियसली अगर हेयर लाइक प्रेजेंट है तो स्मूथ तो रहेगा नहीं, है ना, वो रफ हो जाएगा। तो टिंसल वाले कैसे हो जाएंगे, तो नॉन स्मूथ हो जाएंगे, और जबकि इसके ऊपर कुछ भी प्रेजेंट नहीं है तो ये कैसा हो जाएगा, स्मूथ हो जाएगा, क्योंकि इसके पास में फ्लीमर्स नहीं होते हैं। टिंसल इट कंटेन फ्लीमर्स ओवर इट। टिंसल फ्लैजिला के पास में क्या होते हैं, फ्लीमर्स पाए जाते हैं, और जबकि इसके पास में फ्लीमर्स एब्सेंट होते हैं। क्लियर है ये। सो नेक्स्ट वी हैव द स्ट्रक्चर ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला। जैसा कि आप लोगों को बता दिया गया है, दोनों के स्ट्रक्चर सेम होती हैं। मेड अप ऑफ 4 मेन पार्ट्स, 4 मेन पार्ट पाए जाते हैं इसके स्ट्रक्चर के अंदर। लिमिटिंग मेम्ब्रेन, जिसको शीट्स भी बोलते हैं, एक्सिल फाइबर, शाफ्ट या एक्सोनीम, ये भी इसके अंदर पाया जाता है। तीसरा है बेसल बॉडीज या बेसल ग्रेन्यूल्स। चौथा राइजोइड्स या साइटोप्लाज्मिक रूटलेट्स, इसको अपने बोलते हैं। तो ये 4 मेन पार्ट अपने पास में इसके स्ट्रक्चर के अंदर होते हैं। तो देखते हैं कि 4, ये अभी अपन थ्योरेटिकल पार्ट देख रहे हैं इसका। नेक्स्ट अपन डायग्राम के अंदर बात करेंगे कि दिखेंगे कैसे अगर अपन इसके स्ट्रक्चर को अपन देखेंगे। तो जब मैंने आप लोगों को सेंट्रियोल की स्ट्रक्चर ये पढ़ाई थी, तब आप लोगों को 9+2 अरेंजमेंट के बारे में बताया था। 9+0 अरेंजमेंट वहां पर था, तो 9+2 अरेंजमेंट के बारे में थोड़ा सा मैंने हिंट
किया था, वही 9+2 अरेंजमेंट यहाँ पर प्रेजेंट होता है। डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं थ्योरी के बारे में, उसके ओवरव्यू के बारे में, कि इससे अपने को पता चल जाएगा कैसी दिखती है। चार चीजें अपने को समझ में आ रही है, फोर जो चार पार्ट्स हैं इसके वो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, किस किस से बने हुए हैं। फर्स्ट है लिमिटिंग मेम्ब्रेन, इट इज अ लिमिटिंग मतलब लिमिट तय करने वाली है ना, लिमिट बनाती है ना, तो अपने को पता चल रहा है कि बाउंड्री बनाने वाली है, तो सबसे बाहर ही होगी ऑब्वियसली। तो इट इज अ आउटर लेयर ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला व्हिच इज नोन एज शीथ, मतलब आउटर लेयर है किसकी, सीलिया और फ्लैजिला की। जैसे मान लो कि ये आपके सामने ये जो है ये क्या कहलाएगी आपकी, यही कहलाएगी आपकी लिमिटिंग मेम्ब्रेन या शीट। क्या कहलाएगी, लिमिटिंग मेम्ब्रेन या शीट कहलाएगी, जो कितनी बड़ी है 7.5 to 9 नैनोमीटर की मोटी स्ट्रक्चर है। अगर इसके थिकनेस की बात करें अपन, ये जो थिकनेस आप देखेंगे इसकी थिकनेस, तो ये कितनी होगी 7.5 to 9 नैनोमीटर की थिक स्ट्रक्चर आपकी होती है। इट इज मेड अप ऑफ ड्यूअल मेम्ब्रेन, ये ड्यूअल मेम्ब्रेन होती है। इट मींस कि यहाँ पर हमने अगर इसको बनाएंगे तो यहाँ पर एक मेम्ब्रेन और बन जाएगी इसकी, तो इसका मतलब ये जो इसकी थिक स्ट्रक्चर है वो आपको यूं दिखाई देगी, डबल मेम्ब्रेन हो गई। नेक्स्ट है इट इज ए प्रोटीनस स्ट्रक्चर, मतलब कि किसकी बनी हुई है, प्रोटीन की बनी हुई स्ट्रक्चर होती है। मेम्ब्रेन अधिकतर प्रोटीन की बनी हुई होती है, तो ये भी कैसी है, प्रोटीनस स्ट्रक्चर है। दिस इज अबाउट दिस लिमिटिंग मेम्ब्रेन। नेक्स्ट वी हैव द एक्सियल फाइबर, शाफ्ट और एक्सियल में, तो लेट्स टॉक अबाउट द एक्सियल फाइबर। एक्सियल फाइबर द पार्ट which is comes out from the cell membrane known as axial fiber, वो पार्ट है जो सेल मेम्ब्रेन से भी बाहर निकल जाता है। इट मींस मान लीजिए कि अगर सेल मेम्ब्रेन है ये, अगर कोई पार्ट सेल मेम्ब्रेन से बाहर निकल रहा है, वो सेल मेम्ब्रेन से बाहर निकला हुआ पार्ट क्या कहलाता है, वही एक्सियल फाइबर या शाफ्ट कहलाता है। क्या कहलाता है, शाफ्ट या एक्सियल फाइबर या एक्सोनीमी कहलाता है। क्लियर। नेक्स्ट, इन द सेंटर ऑफ इंटरनल मेम्ब्रेन मैट्रिक्स इज फिल्ड। देखिए कि जैसे मान लीजिए यहां पर मैं दो चीजें मान लेता हूं C1 और C2, ठीक है, तो ये जो सेंटर है यहां पर ये यहां पर क्या प्रेजेंट है आपका, मैट्रिक्स पर। मैं आपको ये रफली ओवरव्यू दे रहा हूं उस चीज का कि आपका इसको साथ साथ थोड़ा सा आपके माइंडली अगर आपको समझ में आ जाए, माइंड में बैठ जाए कि ये होता क्या है, एक्चुअली दिखेगा कैसा, तो मैं आपको बताता हूँ। C1 C2 यहाँ पे अपन पढ़ेंगे, तो ये C1 C2 के साथ में इंटरनल मेम्ब्रेन है, इसके अंदर जो लिक्विड फील्ड है उसको अपन क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स की बात करें तो मैट्रिक्स कभी भी बिल्कुल पतला नहीं होगा, वो ग्रेनुलस पार्ट होगा, इसलिए उसको मैट्रिक्स भी बोलते हैं। तो इट मींस इसके अंदर छोटी छोटी ग्रेन्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर क्या होती है, प्रेजेंट होती हैं। क्लियर। मैट्रिक्स क्लियर हो गया आपका, मैट्रिक्स कहां पर फिल्ड है, इस स्ट्रक्चर के अंदर मैट्रिक्स आपको पता चल रहा है कहां पर होगा मैट्रिक्स। नेक्स्ट वी हैव मैट्रिक्स कंसिस्ट 11 longitudinal fibers in which 9 fibers are located on the peripheral side. Let's see what, कि इसके पास में 11 longitudinal fibers हैं। कैसे हैं, 11 longitudinal fibers हैं, जिसके अंदर से मैट्रिक्स के पास में 11 longitudinal fibers हैं, और इस 11 fibers के अंदर से 9 कैसे होंगे, पेरिफेरल होंगे। कैसे होंगे, 9 पेरिफेरल हो जाएंगे। कैसे जाएंगे, 9 पेरिफेरल हो जाएंगे। तो 9 पेरिफेरल, 9 पेरिफेरल हो जाएंगे एंड इज नोन एज स्पोक्स। तो जैसा आपको याद आ रहा होगा उसके अंदर भी इसको अपन ने क्या बोला था, स्पोक्स बोला था। क्या बोला था, स्पोक्स बोला था। और and the other two fibers are located in the middle and known as C1 and C2, और अंदर की तरफ ये जो दो प्रेजेंट है ना आपको, इसको अपन ने क्या बोला था, C1 और C2। याद आ रहा होगा, मैंने ऐसे बताया था कि इस तरह से जुड़े हुए रहते हैं। तो हो गया ना 9 और 2, ये याद है, मैंने बताया था आपको। तो यहां से बात क्लियर हो गई कि 9+2 अरेंजमेंट क्या होता है, प्रेजेंट इसके अंदर होता है। ये बात क्लियर है आपकी, 9+2 अरेंजमेंट। रफली ओवरव्यू है, डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन भी अपन देखेंगे। यहाँ पे थ्योरेटिकल पार्ट के अंदर हम ये समझ रहे हैं कि दिख कैसा रहा है, किस किस चीज का बना हुआ होता है। क्लियर है ये, क्लियर। नेक्स्ट वी है C1 and C2 आर कनेक्टेड विद लिंकर। देखिए जो अपन अभी C1 और C2 देख रहे थे इस प्रकार से, ये दोनों आपस में एक लिंकर की सहायता से जुड़े रहते हैं। किसकी सहायता से, लिंकर की सहायता से। लिंक कर रहा है ना, दोनों चीजों को जोड़ रहा है, इट तो लिंकर हो जाएगा। तो दोनों आपस में जुड़े हुए रहते हैं C1 और C2, और ये लिंक होता है इनके बीच में, ये C1 ये C2 एंड ये लिंक यहाँ पर प्रेजेंट होता है, जिसकी सहायता से क्या रहते हैं, आपस में जुड़े हुए रहते हैं। नेक्स्ट है फ्रॉम द फ्रंट ऑफ द सेंटर शीट ए ट्रांजिशन जंक्शन इज प्रेजेंट। देखिए क्या बोल रहे हैं ये, कि आपकी जो सेंट्रल शीट है, सेंट्रल शीट मतलब ये यहां से, ठीक है, इससे एक ट्रांजिशन जंक्शन यहां पर प्रेजेंट होगा। ठीक है, ये अभी अपन ने जो बनाया था, ये जो मेन
शीट आ गई आपकी, है ना, लिमिटिंग मेम्ब्रेन आ गई, ये आपकी सेंट्रल शीट की कवरिंग आ गई। यहाँ पर एक ट्रांजिशन, ये मैट्रिक्स वाला रहेगा इसके अंदर, यहाँ पर एक ट्रांजिशन जंक्शन क्या होता है, प्रेजेंट होता है। उस टेल पार्ट कनेक्टेड विद सेंट्रल शीट एंड द हेड पार्ट कंसिस्ट 9 स्पोक्स। यहां से ये जो इसका टेल पार्ट है, इससे जो सेंट्रल शीट कनेक्टेड रहती है और यहां से 9 स्पोक्स क्या होते हैं, निकले हुए रहते हैं। यहाँ पर बहुत सारे ट्रांजिशन जंक्शंस पाए जाते हैं ऐसे, तो यहां से 9 स्पोक्स तो यूं निकले रहते हैं और इंटरनली ये किससे कनेक्टेड रहता है, इसके टेल पार्ट से। तो इसका मतलब ट्रांजिशन जंक्शन का वो पार्ट जो अंदर की साइड है वो उसका टेल पार्ट है, और बाहर की साइड जहां से स्पोक्स निकल रहे हैं वो उसका हेड पार्ट है। क्लियर है? बाहर की साइड क्या है, हेड पार्ट है, और अंदर की साइड क्या है, टेल पार्ट है। क्लियर? नेक्स्ट है एट द लास्ट ऑफ स्पोक ए डंबल शेप माइक्रोट्यूब्यूल्स। देखिए कि यहां पर मैं दोबारा इसको बना रहा हूं थोड़ा सा डायग्राम, कि ये ऐसे बोल रहा है कि यहाँ पर जब ये C1 C2 तो आ गया, यहाँ पर यहाँ से ये माइक्रोट्यूब्यूल्स यहाँ पर प्रेजेंट रहेंगी। ठीक है, क्या रहेंगी इस प्रकार से, जैसे वहां पर ABC माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है सेंट्रियोल के अंदर, यहाँ पर 2 ही माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट रहेंगी A एंड B, है ना। तो ये प्रेजेंट रहेंगी, डंबल शेप हो गई ऑटोमेटिकली, डंबल जैसा ही तो हो गया इस प्रकार से, तो डंबल शेप स्ट्रक्चर हो गई है। यहाँ पर A हमेशा बड़ी होती है, B हमेशा छोटी होती है। ये हमेशा बड़ी, और आपको पता है A कहां होगी, अंदर की साइड होगी, B हल्की सी बाहर की साइड होगी, तो A बड़ी होगी, B कैसी होगी, छोटी होगी। A की अगर अपन बात करें कि 12 to 13 सब यूनिट की बनी हुई होती है। यहां पर मैंने एक डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन आप लोगों को माइक्रोट्यूब्यूल्स के बारे में दिया है। ये देखिए लगभग मैंने 13 माइक्रोट्यूब्यूल्स की बनाई है, 13 यूनिट की बनाई है, और ये लगभग 10 से 11 सब यूनिट की मैंने बनाई है। क्या ये A माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये B माइक्रोट्यूब्यूल्स यहाँ पे अपन ने बनाई है, जो 10 से 11 उसकी है। इसके साथ में इसके पास में 2 आर्म्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, 2 आर्म्स प्रेजेंट होते हैं। आर्म्स आप लोगों को पता ही है, आर्म्स का मतलब हाथ प्रेजेंट होते हैं इसके। ठीक है, ये हाथ अगर अपन बात करें तो बी वाली माइक्रोट्यूब्यूल से बाहर निकले रहते हैं आउटर और इनर। बाहर की तरफ जो निकलेगा, मतलब जैसे मान लीजिए ये माइक्रोट्यूब्यूल्स है, तो ये वाला एक तो यूं निकल रखा है, एक आर्म्स, और एक ये वाली यूं निकल रखी है। ऑब्वियसली ये बाहर की तरफ जा रही है, तो ये आउटर आर्म हो जाएगी, ये अंदर की तरफ आई, कैसी हो जाएगी, इनर आर्म हो जाएगी। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, ये आउटर, ये इनर आर्म। ये कहां से निकल रही है, बी माइक्रोट्यूब्यूल से ये निकली हुई है। ये बी माइक्रोट्यूब्यूल है, ये आपकी ए माइक्रोट्यूब्यूल हो गई। ठीक है, ए कितनी बनी हुई है, लगभग 12-13 सब यूनिट की बनी हुई है। ये 10 से 11 सब यूनिट की बनी हुई है। दैट इज आउटर आर्म, दैट इज इनर आर्म। इज इट क्लियर? क्योंकि ये 2 आर्म्स हैं, क्योंकि ये 2 आर्म्स एक साथ हैं, इसको डाइनिंग बोल सकते हैं। डाई मतलब 2। क्लियर? तो डाइनिंग आर्म्स इसको अपन क्या बोलते हैं, बोलते हैं डाइनिंग आर्म्स इसको बोलते हैं, इन दोनों को। ठीक है, ये डायग्राम देख लीजिएगा। नेक्स्ट यहां पर अपनी बात कंप्लीट होती है किसकी, एक्सिल या एक्सोनीमी की यहाँ पर बात कंप्लीट होती है। एक्सिल फाइबर या एक्सोनीमी की बात कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वी हैव बेसल बॉडी या काइनेटोसोम या ब्लेफारोब्लास्ट या बेसल ग्रेन्यूल। ये चारों नाम है इसके, कुछ भी अपन इसको बोल सकते हैं। द पार्ट विच is embedded in cytoplasm is known as basal body। वो पार्ट जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर धसा हुआ होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, बेसल बॉडी बोलते हैं। देखिए ध्यान रखिए, साइटोप्लाज्म के धसा हुआ है, तो इसका मतलब ऐसा भी तो हो सकता है न्यूक्लियस की ज्यादा पास हो, ठीक है, या हो सकता है थोड़ा सा दूर हो। तो इसका मतलब आपको याद होगा कि जब अपन सेंट्रियोल की बात कर रहे थे, वो न्यूक्लियस वेरी क्लोजली टू द न्यूक्लियस था। तो जब वो क्लोजली टू द न्यूक्लियस था, तो और ये भी साइटोप्लाज्म के अंदर है, तो इसका मतलब वेरी क्लोजली टू द न्यूक्लियस हो सकता है। ठीक है, जितना क्लोज नहीं जितना सेंट्रियोल है, लेकिन उतना उसकी तुलना में कुछ तो होगा। मतलब जितना क्लोज सेंट्रियोल है न्यूक्लियस के, उतना क्लोज नहीं होता, लेकिन उससे थोड़ा कम, लेकिन फिर भी न्यूक्लियस के क्लोज होगा। तो ये क्या कहता है आपका बेसल बॉडी, क्योंकि यहां पर मैं लिखा है कि वेरी सिमिलर टू द सेंट्रियोल। ठीक है, दोनों ही क्यों सिमिलर क्यों है, देखिए क्योंकि वो भी कैसी है, ग्रेन्यूल्स फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होती है, और ये भी कैसे होते हैं, ग्रेन्यूल्स होते हैं। ये भी कैसे होते हैं, ग्रेन्यूल्स होते हैं, और सेंट्रियोल भी ग्रेन्यूल्स फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होती है। लेकिन फर्क जो है कि ये सेंट्रियोल जो होती है ये लार्ज होती है, और जबकि ये कैसी होती है आपकी, ये स्मॉल होती है। देन द कंपैरिजन ऑफ सेंट्रियोल, कंपैरिजन between the centriole and the basal granules। basal granules कैसी होती हैं, स्मॉल होती हैं, जबकि सेंट्रियोल की जो ग्रेन्यूल्स होती हैं वो कैसी होती हैं, बड़ी होती हैं। ये आपकी बात हो गई किसके बारे में, ये आपकी बात हो गई आपकी काइनेटोसोम या ब्लेफारोब्लास्ट के बारे में। नेक्स्ट वी हैव फोर्थ
एंड लास्ट पार्ट इज रूटलेट्स और राइजोइड्स और साइटोप्लाज्मिक रूटलेट्स, राइजोइड्स और साइटोप्लाज्मिक रूटलेट्स। द पार्ट्स ऑफ फ्लैजिला दैट गोज टू द न्यूक्लियस वाया साइटोप्लाज्म, वो पार्ट जो न्यूक्लियस तक जाता है, लेकिन कहां से होते हुए, साइटोप्लाज्म से होते हुए, वाया साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस तक जाता है लेकिन साइटोप्लाज्म से होते हुए जाता है, क्योंकि हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, रूट लाइक स्ट्रक्चर है। रूटलेट्स मतलब राइजोइड्स आपने पढ़े हैं, प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, छोटी छोटी स्ट्रक्चर होती है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है, उसको अपन बोलते हैं। तो वो पार्ट जो फ्लैजिला से होता हुआ न्यूक्लियस तक जाता है, लेकिन कहां से न्यूक्लियस में जाता है फ्लैजिला, लेकिन कहां से होता हुआ जाएगा, साइटोप्लाज्म से होता हुआ जाएगा फ्लैजिला का वो पार्ट, तो वो क्या कहलाएगा, रूटलेट्स या राइजोइड्स कहलाता है। देखिए ये इसकी बात हो गई इसके स्ट्रक्चर के बारे में, इसकी थ्योरेटिकल पार्ट के बारे में कि हमारे पास में अगर अपन सीलिया और फ्लैजिला को लेंगे तो वो अपने को कैसा दिखाई देगा। अब बात करेंगे इसके डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में और इसके फंक्शंस के बारे में कि इसका डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा और इसके फंक्शंस जो हैं वो क्या होंगे। तो इसके डायग्राम और फंक्शन के बारे में हम बात करेंगे, तो इसके डायग्राम और फंक्शंस की जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे इसके अपने नेक्स्ट पार्ट के अंदर। तो आज थ्योरेटिकल पार्ट आप लोग पढ़िए, फिर अब जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसके अंदर हम बात करेंगे इसके डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन और साथ ही साथ के फंक्शन के बारे में, इसके फंक्शंस कौन कौन से होते हैं। ठीक है, बाय बाय, हैव अ गुड डे।